नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड जिसका मालिकाना हक देश के किसानों के पास है। हम बात कर रहे हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के ब्रांड अमूल की। ब्रांड का टर्नओवर 9 अरब डॉलर को पार कर गया है। और अगर हम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की बात करें, उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 55,000 करोड़ के करीब रहा है। असल में ये एक खास मौका है जब हम बात कर रहे हैं। जीसीएमएफ ने अपने 50 साल पूरे कर लिए इस महीने में। और ये सिर्फ एक सहकारिता का जो आंदोलन है उसके लिए उपलब्धि नहीं है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, आम किसान के लिए उपलब्धि है कि इस वक्त किसानों के मालिकाना हक वाला संगठन देश के एफएमसीजी सेक्टर का सबसे बड़ा ब्रांड और बड़े टर्नओवर वाला संगठन है, जिसका एक तरीके से मैं कहूँ नेतृत्व तो किसान करते हैं, लेकिन उसके साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट का जो एक जुगलबंदी है उसने इस संस्था को इतना बड़ा किया और अनचैलेंजेबल मार्केट लीडर है। जबकि दुनिया के बड़े ब्रांड, दुनिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अपनी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन उससे बहुत पीछे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा देश के किसानों को है, क्योंकि उन्हें जो कंज्यूमर जो कीमत अदा करता है उत्पाद की, उसका 80% और कभी कभी उससे भी ज्यादा किसानों की जेब में जाता है, जो दुनिया में अपने किस्म का एक अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बाजार की जो कीमत है, जो कंज्यूमर प्राइस है, उसका इतना बड़ा हिस्सा किसानों तक पहुंचाता है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये संस्था खड़ी हुई है, इसका क्या फ्यूचर है, किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे हैं, किस तरह के चैलेंज हैं और कौन लोग इसके पीछे रहे हैं जिन्होंने अमूल को और जीसीएमएफ को इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसमें एक बड़ी शख्सियत है डॉक्टर आर एस सोढ़ी। डॉक्टर आर एस सोढ़ी इंडियन डेयरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और 40 साल से ज्यादा अमूल में रहे हैं और 2010 से 2023 जनवरी तक जीसीएमएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। डॉक्टर आर एस सोढ़ी, रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल डायलॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अरविंद जी, धन्यवाद। मैं जैसे अभी बात कर रहा था, तो मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो अमूल है, जो जीसीएमएफ है, जो किसानों का आंदोलन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बदलकर यहाँ तक पहुंचा है, उसकी ताकत क्या है? वेल, हरवीर जी, एक्चुअली ज्यादातर आपके जो श्रोता हैं उनको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। अमूल, जीसीएमएम क्या है? जी। इन शॉर्ट में बता दूं आपके श्रोताओं के लिए, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन एक जी। तरह से अमूल का एक मार्केटिंग विभाग है। हाँ, उसको इंडिपेंडेंस देने के लिए उसके जो कार्य करने का तरीका उस हिसाब से, जी। पर मालिकी किसानों की रखी। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने श्री तिरुपति पटेल के लीडरशिप में जो अमूल ज्वाइन किया था 1948 में, क्योंकि अमूल की तो फाउंडेशन 1946 में बनी। जी। लीडरशिप में अमूल प्रगति कर रहा था जी। और अमूल ब्रांड बनाया गया, प्रोडक्ट्स बनाए गए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था या जो मार्केटिंग होती थी, पूरे भारतवर्ष में कुछ 16 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए गए। जी। साउथ में स्पेंसर बना दिया गया, बॉम्बे साइड में अकबर वाले, फिर दिल्ली में एम्पायर स्टोर बन गया, फिर लेटर ऑन वोल्टास लिमिटेड जो टाटा की, उनको भी मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया गया। क्योंकि डॉक्टर कुरे ने सोचा कि किसानों की जो कोऑपरेटिव है, इसका मेन काम होगा किसानों से दूध लेना, जी। उसको एग्रीगेट करके, उसका प्रोसेस करके, वैल्यू करके अमूल ब्रांड में पैक करना। हाँ। कि
जब 1960 के दशक में, 60 से 70 के दशक में, जी जब कैरा यूनियन प्रगति कर रहा था, साथ के साथ उसी कोऑपरेटिव मॉडल पे गुजरात के बाकी जिले जैसे महसाना में कोऑपरेटिव यूनियन बनाई गई, और उन्होंने भी दूध इकट्ठा किया, उन्होंने भी प्रोडक्ट बनाए, तो उनकी भी मार्केटिंग, उन्होंने अपने ब्रांड सागर में घी बटर वगैरह लॉन्च किया, और अमूल से भी एग्रीमेंट साइन किया कि अमूल ब्रांड में अमूल स्प्रे या दूसरे प्रोडक्ट बना के अमूल को मार्केटिंग करने के लिए देंगे उनके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। फिर डॉक्टर कुरे ने देखा कि सूरत में, बड़ौदा में, हिम्मतनगर में, बनासकांठा, 6 और डिस्ट्रिक्ट यूनियन बन गई। अगर ये सब लोग अपना मार्केटिंग करने जाएंगे, अपने ब्रांड से करने जाएंगे, तो पहली बात, बिसाइड कि एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, ओवरहेड ज्यादा होंगे, और उनके पास इतने रिसोर्सेज शुरू में नहीं है कि वो मार्केटिंग कर पाए। जी तो उस वक्त त्रिभुवनदास पटेल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मोती भाई चौधरी जो महसाना डेयरी के चेयरमैन थे, और बाकी जो हमारे चेयरमैन थे, उन सबने सोचा कि हमको मार्केटिंग के लिए अलग एक संस्था बनाओ, मालिकी हमारी रहेगी, पर उसका काम सिर्फ मार्केटिंग करने का होगा, अब ब्रांड बिल्डिंग का काम होगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन काम होगा। और वो 1972 में 9 जुलाई को उसकी रजिस्टर किया। हाँ, उसको काम करते, कमर्शियल काम करने में 6 से 8 महीने लग गए, बट रजिस्ट्रेशन हो गया। और उस वक्त फिर उसमें लोग रिक्रूट किए गए, बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल बुलाए गए 1972 के बाद। और मेरा बहुत सौभाग्य था कि जब मैंने ज्वाइन किया 1982 में, हमारा मेन काम यही था कि ये जो मार्केटिंग और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टास या दूसरी एजेंसी करती है, उनसे टेक ओवर करने का। जी और डॉक्टर कुरियन ने, देखिए पहली बात है कि ये जो मार्केटिंग लोग अभी काम कर रहे हैं, उनको बोले कि आप ये मार्केटिंग और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करो, नहीं। उन्होंने उस वक्त के बेस्ट प्रोफेशनल्स, श्री जे जे बख्शी, वोल्टास लिमिटेड में जो अमूल का काम देखते थे, को रिक्वेस्ट किया कि आप इनको हमको दे दो, हम इनको 2-3 साल अपने यहाँ रखेंगे, फिर हम आपसे टेक ओवर करेंगे। तो डॉक्टर 76-77 में डॉक्टर श्री जे जे बख्शी को लिया, वो अपने साथ और टीम को लेके आए, आईएम से भी निकले 1-2 लोगों को रखा, पूरी मार्केटिंग की टीम बनाई, और वो 80 से लेके 82 तक पूरा मार्केटिंग टेक ओवर किया। और आज आपको मालूम है कि एक किसानों की कोऑपरेटिव अमूल ही है जिसकी अपनी इतनी बड़ी मार्केटिंग, एफएमसी जब फूड की मार्केटिंग सस्ता है, और कोई मुकाबला नहीं है भारत में। सिर्फ एफएमसीजी और फूड ब्रांड की मार्केटिंग करने वाली इतनी बड़ी संस्था एक ही है, और वो भी मालिकी किसानों की है, 36 लाख किसानों तो आप ये कह रहे हैं कि जो मैं अगर अभी का मौजूदा माहौल को देखूं, जिस तरह दुनिया में बड़ी कंपनियां, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो मार्केटिंग कंपनियां हैं। प्रोड्यूस कोई कर रहा है लेकिन मार्केटिंग उनके पास है। वो की। अब वॉलमार्ट जैसे हो, आजकल अमेजन हो, हमारे देश अमेजन, में भी हाँ, जो आई है कंपनियां। तो डॉक्टर कुरियन ने हाँ, ये 50 साल पहले सोच लिया जी, कि हाँ, क्या भविष्य होगा और कैसे हमें आगे बढ़ना है और अपने आप को मजबूत करना है। नहीं, उसके पीछे लॉजिक था। देखिए, आप एक किसानों के उत्पाद की कंपनी है जो लोकल प्रोक्योर कर रही है, लोकल प्रोसेसिंग कर रही है, उसके लिए जो प्रोफेशनल चाहिए, जो टेक्नोक्रेट चाहिए, जो कार्य क्षेत्र चाहिए, बहुत लोकल और रीजनल था। आपको जो मार्केटिंग करनी है वो नेशनल इंटरनेशनल में करनी है। जी नाइट मार्केटिंग कर, उस वक्त आपको जिन ब्रांड से compete करना है, वो भी वर्ल्ड के नंबर 1 फूड ब्रांड्स थे उस वक्त। तो आपको उसको हैंडल करने के लिए उस टाइप की कॉम्पिटेंस करने वाले, उस टाइप की नॉलेज करने वाले लोग अलग है, बनिस्पत के जो लोग ऑलरेडी आपके अभी बेस्ट ऑफ द टेक्नोक्रेट डॉक्टर कुरियन ने रखे थे, क्वालिफाइड है, चाहे वो मिल्क प्रोक्योरमेंट में है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री में है, चाहे वो मिल्क प्रोसेसिंग में है। और उन्होंने कहा मुझे मार्केटिंग के प्रोफेशनल चाहिए, ब्रांडिंग के लिए प्रोफेशनल चाहिए, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए, और जो पूरी सोच रखे भारत की और वर्ल्ड की, इसलिए अलग संस्था बनाई। हाँ, पर उन्होंने ये देखा कि ये काम किसी
बाहर वाली मालिका संस्था को नहीं दिया, वोल्टास कर ही रहा था। और जी वोल्टास का एक डिवीजन था पीसीपी, फार्मा कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन। मुझे याद है जब मैंने नवंबर 1982 में वोल्टास से अमूल स्प्रे और बाकी प्रोडक्ट लेके मार्केटिंग शुरू की, तो मैं वोल्टास के ऑफिस में जाके बैठता था 9 महीने से। तो बट डाटाज ने अमूल को 2 साल प्री प्लानिंग करके दिया कि हम आपको देने वाले हैं, आप अपने आदमी रखिए, हम उनको ट्रेन करेंगे। देखिए आज की तरीके में आज ऐसा कोई नहीं करेगा, पर टाटा ने किया उस वक्त। तो यही कारण है कि ये संस्था जो उस वक्त मैंने 82 में जब हरवी जी ज्वाइन किया, अमूल ठीक है उस वक्त भी नॉन ब्रांड था, जी 121 करोड़ टर्नओवर था, और हम सिर्फ 12 लाख लीटर दूध लेते थे। और पिछले साल हमारा जो टर्नओवर हुआ अमूल ब्रांड का अनडुप्लीकेटेड 71,000 करोड़, और भारत का सबसे बड़ा ब्रांड, और तकरीबन 280 लाख लीटर दूध प्रतिदिन। मैंने भी उस वक्त सोचा नहीं था कि अमूल इतना बड़ा बनेगा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हर जो तीन संस्था थी, जिसको हम 3 टियर कहते हैं, गांव के लेवल पे विलेज सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, वेरी तो क्लियर कट थ्री थ्री स्ट्रक्चर एंड टायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रक्चर की आपने बात की, विलेज सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट यूनियन और फिर स्टेट और नेशनल लेवल पर जीसीएमएल। तो ये तो एक आपने बड़ा जो इसमें बताया डिफरेंस कि मार्केटिंग कैसे उसको मजबूत किया, और उसको कैसे जितने भी यूनियन थे सबका एक कलेक्टिव मार्केटिंग करके उसको देश भर में और दुनिया भर में आगे बढ़ाया गया। और कौन सा फैक्टर, हम्म। जैसे आपने कहा कि जब आपने ज्वाइन किया 121 करोड़ का टर्नओवर था, अब अमूल ब्रांड का टर्नओवर 71,000 करोड़ का था जब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये जो आपका 41 साल का सफर है, इसमें और बड़े बदलाव आपने डेयरी सेक्टर में और कोऑपरेटिव और पर्टिकुलरली जो जीसीएमएफ और अमूल है उसके जो मुख्य हिस्से हैं उनमें क्या बड़े चेंजेस देखे आपने? और ये किस तरीके से जो दुनिया के बड़े ब्रांड, पहले भी आपके यहाँ नेस्ले और ये तो पोल्सन से कहानी शुरू हुई थी, तो उनको compete करते हुए और बीच में और बहुत लोग आए बट चैलेंज नहीं हो पाया, और जो नए प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू एडिशन की, ये बिना वैल्यू एडिशन के तो नहीं हो सकता था। सिर्फ जो बेसिक प्रोडक्ट है उससे तो इतना बड़ा टर्नओवर नहीं हो सकता था। उसके लिए किस तरह की सोच डेवलप हुई? 50 साल का आप अगर अमूल का या गुजरात मिल्क मार्केटिंग का सफर देखे, तो इन्होंने तीनों अलग अलग जो स्ट्रक्चर तीनों पे काम किया। पहला क्या, मिल्क प्रोक्योरमेंट। तो जो मिल्क प्रोक्योरमेंट, अगर आपको दूध बेचना है या प्रोडक्ट्स बेचना है, भारत की जो डिमांड बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण या प्रॉस्पेरिटी बढ़ने के लिए, आपको दूध चाहिए। तो जी दूध के लिए उन्होंने जब 1972 में अगर 6 डिस्ट्रिक्ट यूनियन थे और कुछ पार्टी गुजरात का कवर होता था, आज 18 डिस्ट्रिक्ट यूनियन है और 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। तो जो मेंबरशिप बढ़ाई, जोग्राफिकल एरिया ऑफ कवरेज बढ़ाया, गुजरात में ही नहीं, 2010 से तो फेडरेशन ने गुजरात के बाहर भी प्रोक्योरमेंट शुरू किया। आज आज अगर देखा जाए तो 20% के करीब दूध अमूल का गुजरात के बाहर तक में 15-16 राज्य से आता है। वहां के किसानों को भी अमूल का बेनिफिट मिल रहा है। तो पहली बात, एक्सपेंशन मिल्क प्रोक्योरमेंट में किया। दूसरा क्या, दूध लिया तो आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और प्रोसेसिंग में एक तो कैपेसिटी बढ़ाना, दूसरा नई से नई वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाना। जी देखिए 1950 में अमूल ने सबसे पहली बार बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर या चीज बनाया, ठीक है। फिर मुझे उन और उसके बाद अगर आप 90 के दशक की बात करें, तो पहली बार धारा जो एडिबल ऑयल की जो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी जीसीएम ने की। जी फिर आइसक्रीम, 90 के दशक में मल्टीनेशनल पूरे भारत में घुस गए, तो उनके सामने अमूल ने आइसक्रीम लॉन्च की। 2000 जो शुरू हुआ, उसके शुरुआत में अमूल मिल्क, क्योंकि उससे पहले सिर्फ मिल्क हम गुजरात में बेचते थे, गुजरात के बाहर नहीं बेचते थे, वो भी 1985 में शुरू किया, जो दिल्ली बॉम्बे वगैरह में दूध लॉन्च किया। और आज 50% टर्नओवर सिर्फ दूध से ही आता है। फ्रेश मिल्क से।
हाँ, जी। पर उसके बाद अब तो लाइन लगी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की, चाहे वो बेवरेजेस हैं, फिर चीज में नई नई वेराइटीज, आइसक्रीम में नई नई वेराइटीज आई, और आप दही पैक करके बेचा, लस्सी बेची, और फिर उसके बाद नॉन फूड आइटम, चाहे वो पोटैटो प्रोडक्ट्स हो, चाहे हनी हो, चाहे बेकरी हो, तो दुनिया भर के फूड प्रोडक्ट्स। तो आज अगर देखा जाए तो 500 से 600 एसक्यूयू में बेचते हैं, डेयरी का कोई भी बाकी नहीं। आई थिंक इसका मेन श्रेय जाता है कि तीनों क्षेत्र में, मिल्क प्रोक्योरमेंट में, मिल्क प्रोसेसिंग में, और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखिए, मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था अमूल, तो हमारे सिर्फ 5 ही ब्रांचेज यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हब्स होते थे। आज तकरीबन हमारे पास 82 से 83। आप चाहे आप ऊपर लेह लद्दाख चले जाइए, वहां पे भी अमूल का ऑफिस है जी। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में जोराट में चले जाइए, जोधपुर में चले जाइए, या नीचे आप कोयम्बटूर, केरला, और कहीं पे भी चले जाइए, सभी जगह आपको अमूल का डिस्ट्रीब्यूशन हब मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन हब की बात करता हूं तो एम्बियंट टेम्परेचर, फ्रोजन, चिल और फ्रेश सभी का मिले। तो ये वैल्यू एडिशन और अपना जो प्रोडक्शन का था उसको स्ट्रॉन्ग करना, और जो प्रोडक्ट कैटेगरीज में बड़ा तब्दीली की, और सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट के अलावा और जो नॉन मिल्क प्रोडक्ट थे उनका भी बेस बढ़ा है। कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग होकर के अमूल आया पिछले दिनों में, क्योंकि आपके सामने शायद ये भी चैलेंज था कि जो ग्लोबल ब्रांड है उनको कैसे compete करें, उनके सामने किस तरह के प्रोडक्ट लेकर के आए। देखिए, अमूल ही एक ऐसा ब्रांड है जो आम आदमी का भी है, प्रीमियम का भी है, सभी एज सेगमेंट, सभी इनकम सेगमेंट, सभी नेशनल ज्योग्राफी। अब देखिए, एक घर में ग्रैंडफादर, मदर, बच्चे, सभी को वो अमूल ब्रांड, चाहे अमूल आइसक्रीम हो, अमूल मिल्क और अमूल चीज को अपना और प्रीमियम मानते हैं। ये नहीं कि आप बॉम्बे में पेडर रोड पे चले जाइए, या भारत के किसी उड़ीसा के या वेस्ट बंगाल के गांव में चले जाइए, सेम ब्रांड सभी इनकम सेगमेंट को प्रीमियम लगता है। तो खाली ये नहीं कि आप मल्टीनेशनल के हैं और 25-30% प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे। प्रीमियम, प्रीमियम कस्टमर के दिमाग में होती है, और उसके लिए आपको कस्टमर के जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट इनोवेट करने पड़ेंगी आपको, पैकेजिंग की इनोवेशन करनी पड़ेगी आपको, डिजिटल टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट किया, चाहे वो अवेलेबिलिटी के लिए किया, ब्रांडिंग के लिए। अमूल किसी भी मल्टीनेशनल में या किसी भी वर्ल्ड के ब्रांड में इमेज वाइज नीचे नहीं है। तो ये एक तो ये हुआ कि आपने सही कहा कि ये तो कंज्यूमर के दिमाग में होता है प्रीमियम जो है किस तरीके का प्रोडक्ट है। सो इसके साथ में जो एक बात तो है कि एक तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट हो गया, एक हो गया अमूल एज ए ग्लोबल ब्रांड। आप लोग दुनिया के बाहर दूसरे देशों में गए, और इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जो सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयू हो या इवन हमारे बहुत सारे कोऑपरेटिव भी हो, वो अपने आप को उस तरह से जो दुनिया के बड़े ब्रांड हैं उनके साथ compete नहीं करते। और compete करते हुए आप दिखते भी हैं जिस तरीके से आप दुनिया के जितने जैसे इवन बीबीसी हो या बड़े चैनल हैं या दूसरे स्पोर्ट्स हैं, ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, वहां पर अमूल का प्रेजेंस दिखाने, इसके पीछे क्या रणनीति है कि देखिए हरवीर जी, वेरी क्लियर है। कंज्यूमर जब अमूल बटर खरीदता है, या अमूल चीज खरीदता है, या अमूल आइसक्रीम लेके अपने बच्चों को फ्रॉस्टिक देता है, या चौको देता है, वो ये नहीं सोचता कि ये पीएसयू का ब्रांड है, या कॉर्पोरेट का ब्रांड है, या किसानों की। उसको लगता है कि ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट उसके लिए बना है, इसकी क्वालिटी बेस्ट है, इसके कंटेंट बेस्ट है, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना है, और जो प्राइस मैं दे रहा हूं उससे ज्यादा मुझे डिलीवरी कर रहा है। तो आप अगर कॉपरेटिव या पीएसयू के ब्रांड है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मल्टीनेशनल या कॉर्पोरेट की तरफ से ब्रांडिंग या आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करनी है। अमूल किसी भी चीज में, चाहे प्रोडक्शन प्रोसेसेस हो, चाहे डिजिटल इंटीग्रेशन हो, चाहे ब्रांड बिल्डिंग हो,
चाहे पैकेजिंग हो, चाहे अवेलेबिलिटी हो, चाहे टेस्ट हो, क्योंकि खाने में टेस्ट मैटर किसी से जी। कम नहीं है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन कहते थे कि आप किसानों की संस्था है, तो आपको सबसे ऊपर एक्सीलेंस पे ध्यान देना है। आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज दूसरों से बेहतर होने चाहिए। तो ये जो रेसिपी थी वो इतना आगे तक लेकर के जा रही है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे करूं कि अगर हम बात करें अपने देश में, अभी भी हमारा करीब करीब 50% लोग कृषि और उससे जुड़े काम धंधों पर निर्भर करते हैं। और ये बात सही है कि हमने मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी इंडस्ट्री में बड़ी तरक्की की है। और अभी जो आपने भी अपने पेपर्स में लिखा है कि जो वैल्यू है मिल्क का, वो फूड ग्रेन से ज़्यादा हो गया है अगर वैल्यू पे जाएंगे तो इसका मतलब इतना बड़ा इकोनॉमिक जो गेन है फार्मर्स को इस सेक्टर के जरिए होता है। बट एक हमारे सामने हमेशा चैलेंज रहा है कि जो चीजें अमूल ने सक्सेसफुली की और ऑपरेशन फ्लड के जरिए अमूल को रेप्लिकेट करने की कोशिश हुई व्हाइट रिवॉल्यूशन में, उस तरीके से दूसरे हमारे जो स्टेट्स हैं या जो कोऑपरेटिव के ऑर्गेनाइजेशन है अलग राज्यों में, वो उस तरीके का अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए, उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए अरविंद जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपकी बात सही है कि अमूल जिस लेवल पे पहुंचा है दूसरे नहीं पहुंचे अभी तक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आज कोऑपरेटिव सेक्टर में तकरीबन तकरीबन 6.5 करोड़ लीटर दूध कलेक्ट करते हैं। जी। 6.5 करोड़। और अमूल का हिस्सा उसमें तकरीबन तकरीबन 1/3 या 40%। तो 65% तो दूसरे है। आज हम्म। अमूल भारत में नंबर 1 है, पर आप कर्नाटका में चले जाओगे नंदिनी नंबर 1 है, पंजाब में चले जाओ वेरका नंबर 1 है, बिहार में चले जाओगे वहां के लोग स्वेर करेंगे सुधा के लिए। तो बिकॉज अमूल आज जो है 75 साल 76 साल पुरानी संस्था है, जी। ठीक है। और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली, जो हम हमारे को जो लीडरशिप और जो प्रोफेशनल्स मिले, हो सकता है बाकियों को वैसी नहीं मिल पाए, पर मैं अभी भी कहता हूं, आज देखिए नंबर 1 तो एक 1 ही होगा, उसके बाद नंबर 2 नंबर 3 होंगे। जी। पर अभी भी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कॉपरेटिव ही है डेयरी उद्योग में भारत में। तो आप वो भी देखिए। हाँ, ये तो एक बात मैं देख रहा हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है डेयरी सेक्टर में, और इवन जो मल्टीनेशनल ब्रांड भी है, वो उस तरीके से बहुत बड़ा डेंट नहीं कर पाए। अभी भी बड़ा शेयर कॉपरेटिव्स के पास है। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? क्योंकि क्या लार्ज नंबर में किसान उसके साथ जुड़ते हैं? जैसे कि गुजरात में 36 लाख किसान हैं और बाकी राज्यों में भी उस तरह से है। तो इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है पर फार्मर मिल्क का वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटे किसान हैं, तो उनके साथ जुड़ना क्या ये कोऑपरेटिव के लिए सहज है बाकियों के मुकाबले? नहीं, देखिए अरविंद जी, मैं बता दूं, प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन जो डेयरी उद्योग आज पहुंचा बहुत बड़ा है। आज जितना कोऑपरेटिव सेक्टर दूध लेता है उतना ही उससे थोड़ा कम ही, मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं है, कोऑपरेटिव 55% दूध प्रिक्योर करता होगा, 45 to 50 प्राइवेट सेक्टर करता है। और ग्रेजुअली पिछले कुछ 2-3 दशकों में प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ा है। जी। और आप अगर पूरे भारत की ज्योग्राफी देखें, कुछ ज्योग्राफी में कोऑपरेटिव बहुत अच्छा कर रहे हैं और प्राइवेट भी compete कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र में प्राइवेट अच्छा कर रहा है और कोऑपरेटिव compete कर रहे हैं। कोऑपरेटिव और प्राइवेट दोनों का एक ही ज्योग्राफी में किसानों के प्रोड्यूस के लिए compete करना किसानों के और कस्टमर के हित में होता है। क्योंकि जो सप्लाई चेन एफिशिएंसी कोऑपरेटिव देते हैं, प्राइवेट को भी उससे compete करना पड़ता है, और दोनों को किसानों को अच्छा प्राइस देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कोऑपरेटिव और प्राइवेट जब तक मिलके आपस में compete करेंगे, किसानों को फायदा है और कस्टमर को फायदा है। ये एक हेल्दी कंपटीशन है। तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जीएसएमएफ और अमूल ने लोगों को एक इस तरीके का एग्जाम्पल दिया कि लोग उसको फॉलो करें। और वो कंटिन्यूटी है उसमें, ऐसा नहीं है, मतलब 50 साल के बाद भी जो है वो लगातार अपनी जो स्ट्रेंथ है
उसको बरकरार रखते हैं, और जो लीडरशिप पोजीशन है और किसानों को जो बेनिफिट्स है वो लगातार जारी है। तो दूसरे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप डेयरी इंडस्ट्री के वेटरन हैं, आपने इतना समय बिताया, आपकी लीडरशिप में जीसीएमएफ की ग्रोथ बहुत ट्रमेंडस ग्रोथ रही, जिसे मल्टी एक तरीके से ये कहें कि मल्टीप्लाई हुई है ग्रोथ, और ब्रांड्स बहुत सारे इंट्रोड्यूस हुए उस वक्त, तो एक बड़ा रोल होता है उसमें। तो दो चीजें मैं जानना चाहूंगा, एक तो आपको क्या फ्यूचर दिखता है डेयरी सेक्टर का देश में? पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, लेकिन एक समय के बाद वो कंजम्पशन का एक लिमिटेशन आता है। और दुनिया में भारत के डेयरी सेक्टर की क्या भूमिका होने वाली है, वो मैं जानना चाहता हूँ। हरवीर जी, भारत के डेयरी सेक्टर का फ्यूचर वही है जो भारत का फ्यूचर है। जी। आज अगर भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ी ज्यादा है, और हम बोल रहे हैं कि अगले 5-6 साल में 10 ट्रिलियन डॉलर 3 गुना हो जाएगी, तो डेयरी सेक्टर में भी वही हो रहा है। अब देखिए, 50 साल पहले अगर आप कृषि उत्पाद की बात करें, पिछले 50 साल में जहां पे सीरियल्स का प्रोडक्शन तकरीबन 3 गुना बढ़ा है, एट द रेट ऑफ ग्रोथ रेट 2.1 2.2 रही, डेयरी का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया। हम 21 मिलियन मीट्रिक टन से 222, 10 गुना बढ़ गए। हर साल हम जो बाकी कृषि उत्पाद है, जो ग्रेन्स है, सीरियल्स है, उनसे 2.5 गुना ज्यादा हमारी ग्रोथ रेट है, 4.7 4.8। तो अगले 25 सालों में भारत का जो दूध का उत्पादन होगा तकरीबन 628, 3 गुना हो जाएगा। जी। पिछले 50 साल में 10 गुना, हर 25 साल में हमारा 3 गुना होता है, और पिछले 50 साल में 10 गुना हो गया। और पर कैपिटा कंजम्पशन जो अभी हमारी 440 है, वो बढ़ के 850 ग्राम हो जाएगी। आज अब पूरे विश्व में जितना भी दूध का उत्पादन होता है, तकरीबन तकरीबन 1/4 इंडिया में होता है। जी। पर अगले 25 सालों में तकरीबन 45% पूरे विश्व में जो उत्पादन होगा वो भारत में होगा। हाँ, आज के तारीख में विश्व के व्यापार में भारत कोई नेग्लिजिबल प्रेजेंस है, पर जिस हिसाब से हमारी प्रेजेंस और हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और बाकी विश्व के जो डेयरी रिच कंट्रीज हैं वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 25 साल में जो विश्व का व्यापार होगा उसमें 60 से 70% कंट्रीब्यूशन भारत का ही होगा। नहीं, ये आपने दो फैक्टर्स के लिए बताया, एक तो हमारा प्रोडक्शन 3 गुना हो जाएगा, दुनिया में दूध के उत्पादन की लागत बढ़ रही है तो इसलिए, और प्रोडक्शन घट रहा है एक तरीके से। जो बड़े उस तरीके के जो एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं वो उस तरह से कम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे, हम लोग ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको नहीं लगता कि भारत को ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये जो फ्यूचर का जो हमारे पास सरप्लस होगा उसके लिए मार्केट को मजबूत करने के बिल्कुल लिए एक लंबी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की जरूरत है? और वो स्ट्रेटजी आपके हिसाब से बिल्कुल, क्या होनी चाहिए? उसमें 3-4 एरियाज में हमको काम करना है। जी। सबसे पहले तो हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमारी। पर जो पशु प्रोडक्टिविटी विश्व में, ठीक है, उनके बराबर नहीं आ सकते, उनसे आधी या 1/3 तो करें। दूसरा है कि हमको जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट राइट फ्रॉम प्रोडक्शन, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, वो उसका, और जो भी हमारी लेवल ऑफ मिनरल्स हैं या एडल्ट्रेशन है, उसको चेक करना है। हरवीर जी, आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए मैं मानता हूं कि अगर हमको भारत के जी। किसानों को दूध प्रोडक्शन में उत्साहित करते रहना है, तो हमको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अपने तकरीबन 15 से 16% हमारा जो प्रोडक्शन हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। पर हमको ये देखना है, अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो हमको भारत में दूध उद्योग में क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारी प्रोडक्टिविटी। जी। हमारे जो प्रति पशु जो उत्पादन है विश्व में, जो डेयरी रिच कंट्री, उससे बहुत कम है, क्योंकि हमारा लो इनपुट लो आउटपुट का मॉडल है। तो हमको ये देखना है कि कैसे हमको ब्रीडिंग और फीडिंग में इंप्रूव करके प्रति पशु प्रोडक्टिविटी बढ़ानी। दूसरा है कि हमको अगर विश्व के बाजार में कॉम्पीट करना है, तो हमको अपनी दूध
के प्रोडक्ट्स की और हमारे दूध की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। मैं जब क्वालिटी इंप्रूव करता है, खाली हमारे को ये नहीं देखना कि एंड प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए। तो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है और जो किसान से दूध का कलेक्शन होता है, वहां से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स के बराबर आना चाहिए। बैक्टीरियल लोड कम कम करना है, हमारे को एंटीबायोटिक्स कम करने हैं, या बाकी जो चीजें जी। हैं। तीसरा तीसरा है कि अगर आपको वर्ल्ड के कॉम्पीट करना है, तो भारत में सब्सिडीज नहीं है दूध पे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमको देखना पड़ेगा कि हमारी जो पूरी दूध की सप्लाई चेन है, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट किया जाए, ताकि हम वर्ल्ड लेवल पे compete कर सके। और दो मेन कारण, एक, अगर आपको दूध का उत्पादन 3 गुना करना है, तो आपको 3 गुना फीड भी और कैटल फीड का उत्पादन करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। तो हमको ये देखना है कि भारत के जो किसान हैं, उनको कैसे ग्रीन फॉडर पे और फीड इंग्रेडिएंट के प्रोडक्शन पे उत्साहित किया जाए और उनको अच्छा प्राइस मिले। और सबसे एंड में जो बहुत जरूरी है, अगर भारत को विश्व में डेयरी एक्सपोर्ट में नंबर 1 बनना है, तो मेड इन इंडिया डेयरी का ब्रांड, आज जैसे आप स्विस चॉकलेट की बात करते हैं, या कैनोना ऑयल की बात करते हैं, या ऑलिव ऑयल फॉर इटली की बात करते हैं, तो पूरे विश्व में जब डेयरी की बात आए तो लोग बोले भारत। तो उस पूरे विश्व लेवल पे डेयरी के लिए भारत के मेड इन इंडिया ब्रांड को आगे लेके। तो आपका कहना है कि क्वालिटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और बाकी जो इनेबलर हैं, जो ब्रांडिंग, ब्रांडिंग, फीड मेड फोल्डर इन इंडिया। और ब्रांडिंग, हाँ, अल्टीमेटली जो हाँ। मार्केटिंग से आपने बात शुरू की थी, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग, भारत एज ए ब्रांड, इंडिया एज ए ब्रांड इन वर्ल्ड जो और डेयरी देखिए, मार्केट। अभी नहीं, मैं और ऐड कर दूं, आपको एक दो प्रोडक्ट चूज करने हैं। आज ओलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, चौक, वो कंट्री, तो भारत का घी क्यों नहीं? और बिल्कुल। आजकल जोगा के साथ घी बहुत एसोसिएट हो गया है। तो मेड इन इंडिया घी कैन बी विनर, कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करके ही हम लोग ये हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं कहूँ कि ये बहुत सुहानी तस्वीर है। इसमें कभी कभी जब एक आध सीजन ये होता है कि कोई ड्राउट हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे पिछले साल लंपी की डिजीज आ गई थी, तो हम लोग थोड़ा सा, हमारा मार्केट भी टाइट हो जाता है, अवेलेबिलिटी का भी चैलेंज हो जाता है। ये सब भी वो है। देखिए, देखिए कृषि उत्पाद है जिसमें प्रोडक्टिविटी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मौसम है, कृषि का कैसा मार्केट प्राइसेस हैं, फॉडर की है, टेम्परेचर क्या है, और क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है किसान को। पर लेट मी टेल यू, सबसे कम वॉलेटिलिटी प्राइस दूध में ही है। अब टमाटर में दे देख लीजिए, 5 रुपए से 200 रुपए। दूध में 5 से 200, 20 गुना नहीं होता, 5, 10, 15% से ऊपर से नीचे होगा। बिकॉज इसमें ऑर्गेनाइज ज्यादा है। अभी जितने भी कृषि उत्पाद है, सबसे ज्यादा अगर ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग है, वो दूध में ही है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, ऑर्गेनाइज्ड और वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन में किसान की हिस्सेदारी, ये अभी तो दूध में ही हमें दिख रहा है पूरे देश में। सो मैं ये कहूँगा कि एक इतनी अच्छी आपने बातें की है, इतना लंबे सफर के बारे में, अपने भी डेयरी सेक्टर के बारे में भी, अमूल के बारे में भी आपने पूरी चर्चा की। फ्यूचर आपको, जो अभी जो अमूल के 50 साल हुए हैं, और अमूल जैसे और जो दूसरे संस्थाएं हैं, खास तौर से किसानों की संस्थाएं, उनके फ्यूचर पे एक टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत, क्योंकि जो कृषि उत्पाद है वो छोटे किसानों के, मतलब भारत इज कंट्री जो बेसिकली लैंडलेस या मार्जिनल फार्मर्स का है। और भारत में अगर फ्यूचर अमूल का बोलिए या किसानों का बोलिए, तभी पॉसिबल है अगर वो अपने, एक तो एफिशिएंसी बढ़ाए प्रोडक्टिविटी में, दूसरा मार्केटिंग के लिए एग्रीगेट एंड अपने ब्रांड में मार्केटिंग, चाहे वो कॉपरेटिव के थ्रू करे,
चाहे वो एफपीओ के तहत करे या कोई और स्ट्रक्चर बना के करे। तो क्योंकि यह भारत में बड़े किसानों का ऐसा कोई रोल नहीं है, ठीक है। बड़े किसान माइलस्टोन आपके लिए एक तरह से रोल मॉडल बनते हैं, आपको बनते, पर भारत में अगर दूध में देखे तो जी। तकरीबन 9 9 करोड़ परिवार दूध के ऊपर डिपेंडेंट है पार्शली अब। तो सो उसके लिए तो जी, वही मॉडल है। तो कुल मिलाकर के आपका यही कहना है कि भारत में जो उत्पादन है, प्रोडक्शन बाय मासेस और कंजम्पशन इज आल्सो बाय मासेस वो जो है, रहने वाला, ये वो है। रहने। दूसरे जो फार्मर्स के जो कलेक्टिव है, संगठन में शक्ति और जो सहकार है, हाँ, उसी से समृद्धि आ सकती है। और ये हमारे जो स्ट्रक्चर है समाज का भी, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर का स्ट्रक्चर है, उस सब में यही एक फॉर्मूला सबसे कारगर और अभी होता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देखिए कॉपरेटिव्स की स्ट्रेंथ को जान गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दुनिया इतने स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो डिजिटलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव है, चाहे जी। उनके लिए स्टोरेज के लिए है, चाहे एक्सपोर्ट्स करने के लिए है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी मदद की है, करने की सोच रखी है कोऑपरेटिव, उसको और स्ट्रेंथ करने की सोच रखी तो सोढ़ी जी, आपने इतने विस्तार से बात की और हमें ये इस बेहतर मौके पर, जब देश की किसानों की इतनी बड़ी संस्था अपना स्वर्णिम वर्ष में है और उसका 50 साल पूरे हुए हैं, और उस सब में आप सब लोगों का योगदान, अमूल्य योगदान है, लीडरशिप का बड़ा योगदान है। डॉक्टर कुरियन से लेके त्रिभुवनदास पटेल से लेके और आपके जो सहयोगी रहे हैं और अभी की जो मौजूदा टीम है, उन सब के योगदान के चलते ये एक सतत यात्रा जो है मजबूती के साथ जारी है। उम्मीद है कि ये ऐसे ही जारी रहेगी और किसानों को इसका फायदा मिलता रहेगा। आप रूरल वॉइस के इस खास कार्यक्रम रूरल वॉइस डायलॉग में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है। धन्यवाद हरवीर जी, धन्यवाद।